नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की डिटेल स्टडी कर रखा है। इसमें देखा है किस तरीके से कोई आयंस जा करके डिस्चार्ज होते हैं, वो किस तरीके से डिपॉजिट होते हैं, उन सारी प्रोसेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ काफी हद तक डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उनके एग्जाम्पल्स के बारे में और यह जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। वो बेसिक फैक्ट्स तो हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहां एनसीईआरटी में इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है। वो चीजें थोड़ी सी मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीजें आगे हैं, कुछ चीजें पीछे हैं, और प्रॉपर लॉजिकल स्टडी करने के लिए वो चीजें थोड़ी मुश्किल करती हैं। इसी वजह से मैंने अपनी किताब में उन सारी चीजों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखने की कोशिश किया है और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस किस तरीके से, कहां पर, कैसे स्टडी करनी है, उसको हमने अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से इमेजेस के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। और अब समझने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से बनेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे मॉल्टन सोडियम क्लोराइड के बारे में। हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसी बारे में समझाने की कोशिश किया था कि जब मॉल्टन NaCl होता है तो वहां पर वाटर नहीं होगा, H+ आयन OH- आयन नहीं होंगे। सिंगल स्पीशी है कैटायन के रूप में Na+ आयन और क्लोराइड आयन सिंगल स्पीशीज है एनायंस के रूप में। तो सिर्फ और सिर्फ कैटायन और एनायन एक ही एक हैं, वही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान जाकर के डिपॉजिट होंगे। स्लाइड पर आप देखें तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से NaCl और उसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स के क्या चांसेस हो सकते हैं, उसका अनुमान बनाने में हमें यहां पर कैसे मदद मिल सकती है। मॉल्टन है, कुछ और नहीं है, वाटर नहीं है, इसलिए एनोड पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन करने के लिए क्लोराइड आयन जाएगा जो Cl2- आयन के रूप में रिलीज होगा। इसी तरीके से कैथोड पर सोडियम आयन जाएगा, वो अपने आप को रिड्यूस होगा। मैंने आपको बताया है कि ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के रूप में हम पढ़ते हैं। जब हम सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, उसके प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, वहां पर स्टडी करेंगे कैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस दौरान हमें मॉल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कहा जाएगा। मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराने की जरूरत होती है, ऐसा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वहां एक्वस सोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एक्वस सोल्यूशन से आप समझ सकते हैं सोडियम आयन वहां पर जाकर के रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। इसी बात को हम अगले एग्जांपल में देखेंगे। क्यों नहीं होगा वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया है, और अगर एक्वस NaCl का सोल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, वो चीज हम अगले स्लाइड पर देखें। हमारा अगला एग्जांपल इसी बात पर आधारित होगा। अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड आयन का सोल्यूशन लिया तो एक्वस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया तो उस दौरान क्या होगा। तो यहां कैथोड पर अब आप देखेंगे कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और सोडियम आयन H+ आयन, दो कैटायन होंगे, और कंपटीशन में सोडियम आयन नहीं जाना चाहेगा, H+ आयन जाना चाहेगा, क्योंकि रिड्यूस वही सबसे पहले होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये बात हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है। तो होगा क्या प्रोडक्ट, देखते हैं। कैथोड पर जो रिडक्शन की प्रोसेस होगी, उसमें रिडक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा जब आपके पास एक या एक से ज्यादा स्पीशीज हैं। तो आप देखेंगे कंपटीशन होगा, दो कैटायन में से वो कैटायन रिड्यूस पहले होगा जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। इस आधार पर हमने क्या देखा, इस आधार पर हमने देखा जिसका ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल है या जिसकी ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वो स्पीशीज पहले जाकर के रिड्यूस होगा। और इसी वजह से चूंकि जिसके ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल की बात का, तो सोडियम आयन के कंपैरिजन में H+ आयन की ये वैल्यू ज्यादा होती है और इसीलिए उसके ज्यादा चांसेस होते हैं रिड्यूस होने के। और इसी वजह से हम यहां पर देख पाएंगे इस प्रेजेंट केस में जो कंपटीशन हुआ है कैटायन के रिडक्शन के लिए, कैटायन हमारे पास दो थे, दोनों में कौन पहले जाकर के रिड्यूस करेगा, तो आप जान सकते हैं। ये देखिए सोडियम आयन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है, इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। जबकि हाइड्रोजन के लिए आप देख रहे हैं उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये है कि कंपैरेटिवली हाइड्रोजन रिड्यूस होना चाहेगा। और ये बात हम पहले से पढ़ते आए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक फैक्ट है, जो मेटल होता है वो कैटायन में बना रहना चाहता है, जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव आयन में बने रहना चाहते हैं। तो यहां पर मेटल है, सोडियम आयन ज्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन जाकर के रिड्यूस होगा। इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्लाइड पर आप देखें। और इसी वजह से कैथोड पर क्या हुआ वो हमने देखा। एनोड के प्रोसेस के दौरान आप जानते हैं एनोड पर भी यहां पर एक या एक से ज्यादा स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है। तो आप देखेंगे जिसका लोअर E0 होगा वो जाकर के ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो हमारे पास दो एनायन है, कौन सा, एक है क्लोराइड आयन जो एनायन के रूप में है, इसके E0 की वैल्यू कितनी है, 1.36 वोल्ट है। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में जब हम बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को वाटर के रूप में लिखा गया है, जबकि आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी देख
सकते हैं। आप समझिए यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट करने का तरीका तमाम किताबों में H2O के टर्म्स में लिखा हुआ मिल सकता है, उसको आप अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो OH- आयन के रूप में भी कह सकते हैं। जो आप पहले से जानते हैं वही चीज आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, आपको मैंने कहा OH- आयन, दूसरा मैंने आपसे कहा क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन के E0 की वैल्यू कितना है? क्लोराइड आयन के लिए E0 की वैल्यू है हमारे पास 1.36 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। आप समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन के लिए अगर आप बात करेंगे तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.23 वोल्ट है। अब आपके पास दो के बीच में कंपटीशन है। आप जानते हैं जिसके E0 की वैल्यू कम होगी वो जाकर के, जिसके E0 की वैल्यू यहां पर कम है, तो OH- आयन की E0 की वैल्यू कम है, इसे जाकर के ऑक्सीडाइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार इसको जाना चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखना होगा, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होने के लिए नहीं जाता है। यहां पर ओवर पोटेंशियल एक टर्म करके आपको किताब में मिलेगा, ध्यान से समझना है। ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यह जाग ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अल्टीमेटली क्लोराइड आयन ही जाकर के अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, यहां जो रिप्रेजेंट किया गया है वाटर को, वाटर एक्चुअल में हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बता रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन को। और वो हाइड्रोक्साइड आयन किस तरीके से जब जाएगा अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, H+ आयन किनारे रख दिया गया है। तो OH- आयन को रिप्रेजेंट करने की बजाय यहां वाटर का एग्जांपल लिया गया। कोई आप दिक्कत नहीं है। आप यहां पर देखिए, जो बात कही गई कि जिसका E0 कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन को जाकर के ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, लेकिन वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बारे में मैंने अभी आपको बताया। वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ऐसा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉलेज कहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप देखेंगे क्लोराइड आयन जो पहला रिएक्शन है वो प्रीफर किया जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहां पर हमने बात किया NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। एक्वस सॉल्यूशन NaCl का लिया गया और उसके इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की बात किया गया। देखते हैं अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिला। और यह हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए एक बार समराइज करके पुरानी बात को याद रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान जब एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इवॉल्व हुआ, क्लोरीन गैस एनोड पर इवॉल्व हुआ, और यह सॉल्यूशन अल्टीमेटली सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को रखे हुए रहता है। इस तरीके से जो सॉल्यूशन का फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो बेसिक नेचर का मिलता है। इसके बाद अगले एग्जांपल में चलेंगे जहां पर हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार सा एग्जांपल है जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की मदद लेंगे। तो इसको एक बार लिख करके देखने की कोशिश करते हैं, कौन सा कैटायन जाकर के रिड्यूस होगा और कौन सा एनहाइन जाकर के ऑक्सीडाइज होगा, उस चीज को एक बार लिख करके देखने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या कहा, हमने कहा कॉपर सल्फेट है हमारे पास और उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है। जाहिर सी बात है हमारे पास कैटायन के रूप में न सिर्फ कॉपर आयन बल्कि H+ आयन भी अवेलेबल होगा। इसी तरीके से एनहाइन के रूप में न सिर्फ सल्फेट आयन बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन भी अवेलेबल होगा। अब दो कैटायन है, दो एनायन है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो हाइड्रोजन से ज्यादा कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इस वजह से कॉपर आयन जाकर के रिड्यूस होना चाहेगा। इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दो के बीच में कंपटीशन की, तो यहां पर सल्फेट आयन भी हमारे पास है और हाइड्रोक्साइड आयन भी हमारे पास अवेलेबल है। इस रिएक्शन में होना क्या चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। सल्फेट और नाइट्रेट्स अगर हैं तो आमतौर पर वो अपने दिमाग में बना लीजिए, वो कभी भी ऑक्सीडाइज होने के लिए नहीं जाएंगे। किसी रिएक्शन में अगर आपके पास एनायन के रूप में नाइट्रेट आयंस का ऑप्शन है और हाइड्रोक्साइड आयन का ऑप्शन है, तो बात समझिए, नाइट्रेट आयंस कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होने जाएगा। इसी तरीके से किसी जगह पर, ध्यान से समझिए, किसी जगह पर अगर आपके पास सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का ऑप्शन दिया गया है तो वहां पर भी सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होने के लिए नहीं जाएगा, जो आप यहां पर देख रहे हैं। आप देखिए, लिख करके एक बार समझने की कोशिश करिए, यहां पर कौन जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो मैंने कहा ये तो कभी नहीं जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बता रखा है नाइट्रेट आयंस भी नहीं जाएंगे। नाइट्रेट आयंस भी कहीं अगर आपको एग्जांपल में दिया गया हो तो वो आमतौर पर वो भी नहीं जाता है। तो इन दोनों के कंपटीशन में सल्फेट आयन जाएगा नहीं, तो कौन
जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन अगर गया तो करेगा क्या? वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। आप समझ सकते हैं ना? वो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? वो O2 रिलीज करता है, O2 गैस को रिलीज करेगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट के रूप में आपके पास बचेगा क्या? प्रोडक्ट के रूप में जो यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वही बचेंगे। तो आपके पास बचेगा क्या सोल्यूशन का नेचर? अल्टीमेटली इस सोल्यूशन का नेचर जो बच करके आएगा वो H2SO4 का होगा। आप समझ पा रहे हैं? ये एसिडिक सोल्यूशन के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट्स के रूप में क्या मिलेगा? हमारे पास रिजल्ट्स के रूप में H2SO4 मिलेगा। यही बात हम स्लाइड पर एक बार लिख करके देख करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का तो उस दौरान इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए और इलेक्ट्रोड्स बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोड्स इनर्ट रहेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे प्रोसेस में जब हम करंट की सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का क्या रिजल्ट्स रहेगा? तो आप जानते हैं हमारे पास दो कैटायन हैं, दो एनायन हैं। वाटर क्या करेगा? ये H+ आयन OH- आयन देगा। कॉपर सल्फेट से आप समझ सकते हैं दो एनायन मिलेंगे। इसके कारण आपके पास अब कंपटीशन दो कैटायन और दो एनायन के बीच में होगा। मैंने आपको बताया है यहाँ पर कॉपर आयन जाएगा रिड्यूस होने के लिए और हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। अल्टीमेटली इस तरीके का रिजल्ट हमने देखा। इसी के आगे अगर हमने पहले बात कर रखा है तो उसके और एप्लीकेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक्टिव हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड मिल जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उस दौरान कैसी कंडीशन हो सकती है? स्लाइड पर देखते हैं। कॉपर सल्फेट का ही बात करेंगे और यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोड होगा। कॉपर के इलेक्ट्रोड की मदद से अगर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स, जिसमें हम कॉपर इलेक्ट्रोड की मदद ले रहे हैं, तो इस दौरान होगा क्या? इस दौरान घटनाएं ऐसी होंगी कि यहां पर हमें अब देखना होगा इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि ये अटैकिंग है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट आप याद रख लीजिए, बाकी चीजें याद रहे या ना रहे, क्योंकि आपका मेन फंक्शन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंटीग्रेशन का जो मेन इंटीग्रेटेड पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिलेगा वो अगले लेक्चर में मिलेगा जब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की, रेसिस्टेंस की। उन सारी चीजों को ओम्स लॉ की मदद से जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको बहुत कुछ समझने का लॉजिकल पॉइंट मिलेगा। यहां पर लॉजिकल पॉइंट कोई बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप रट लीजिए ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो ही पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में और अल्टीमेटली हमारे पास कैसे रिजल्ट्स होंगे स्लाइड पर आप देखें। कॉपर सल्फेट है, वाटर है, पिछली जैसी ही बात होगा, लेकिन इस दौरान घटनाएं कुछ ऐसी होंगी। कैथोड की प्लेट पर आप देखेंगे, कैथोड की प्लेट पर कॉपर आयन H+ आयन दोनों का अट्रैक्शन होगा, लेकिन कॉपर आयन जाएगा वहां पर डिस्चार्ज होने के लिए, वो रिड्यूस होने के लिए इन कंपैरिजन टू H+ आयन। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल आप समझ सकते हैं ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए कॉपर आयन जाएगा रिड्यूस होने के लिए और कॉपर डिपॉजिट होगा कॉपर के इलेक्ट्रोड पर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं और इस तरीके से एक बात समझी जा सकती है रिडक्शन के प्रोसेस में। तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। यहां पर मैंने आपसे कहा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो रिड्यूस होना चाहेगा। कॉपर आयन यहां पर कैथोड की प्लेट पर जाकर के रिड्यूस होना चाहता है। अब एनोड की प्लेट की बात करते हैं। एनोड की प्लेट पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही जाकर के ऑक्सीडाइज होने की कोशिश नहीं करेंगे। यहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वही अपने आप में जाकर के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रोड्स के कॉपर एटम हैं जो एनोड पर अवेलेबल हैं वही कॉपर आयन के रूप में ऑक्सीडाइज होंगे। इस तरीके के एनायन जो सल्फेट या हाइड्रोक्साइड के रूप में जो एनायंस हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस बात को कहने का मतलब क्या है, इस बात का एप्लीकेशन क्या है, ये बात बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, एक बार लिख करके दिखाता हूं तब आप इस बारे में समझ पाएंगे। ऊपर की ओर एक बार यहां पर लिख करके देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने बात यह था कि अटैकिंग इलेक्ट्रोड है। अटैकिंग इलेक्ट्रोड की बात समझ में आती है कि यहाँ इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और हमने किया क्या है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स लिए हैं और इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। और इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या यहाँ पर कॉपर की प्यूरिफिकेशन में हम मदद ले सकें इस रिएक्शन का। हम यहाँ पर एनोड की प्लेट के रूप में कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैथोड के प्लेट के रूप में भी कॉपर का ही इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान होगा क्या, इस चीज को देखते हैं। ये एनोड की प्लेट हमने लिया, कैथोड की प्लेट लिया। अब यहीं पर हमने एक चालाकी किया है, कैथोड की प्लेट को हमने पतला कर दिया, थिन लिए हुए। क्यों लिए हुए अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। कॉपर के एनोड की प्लेट हमने मोटी ले रखी है, थिक ले रखी है, ऐसा क्यों कर रखा है अभी आपको समझ में आएगा और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां से लिंक्ड है वो सारी चीजें अभी समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर कैथोड की प्लेट पर जब रिडक्शन की प्रोसेस होती है उसको देखते हैं। मैंने आपको कहा एक्वस सोल्यूशन ले रखा है, एक्वस सोल्यूशन ले रखा है, इसका मतलब
क्या हुआ, आपके सामने कैथोड की प्लेट पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। कौन किसके किसके, कॉपर आयन के और H+ आयन के। हम जानते हैं जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाकर के यहां पर रिड्यूस होना चाहेगा, कॉपर जाकर के रिड्यूस होना चाहेगा। इस तरीके से कॉपर आयंस जाकर के यहां डिपॉजिट होंगे। जैसे जैसे कॉपर आयन डिपॉजिट होते जाएंगे आप समझ सकते हैं इस प्लेट की थिकनेस बढ़ने लगेगी। ये कौन सी प्लेट है, ये है कैथोड की प्लेट। आप समझ पा रहे हैं। इसके अपोजिट जैसे जैसे ये कैथोड की प्लेट पर रिडक्शन होगा उसी दौरान एनोड की प्लेट पर क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। एनोड की प्लेट पर यहां ऑक्सीडेशन होना चाहिए और ऑक्सीडेशन की घटना यहां बड़ी ही खास है। वो इसलिए क्योंकि सोल्यूशन में हमारे पास सल्फेट आयंस हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। ये दोनों ही ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बारे में आप पता कर लें, आप समझ लें, इस बारे में आप श्योर हो जाएं। इस दौरान जब एनोड पर ऑक्सीडेशन की बात होती है तो एनोड का ये जो कॉपर एटम है यही ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है और सोल्यूशन में जाने लगता है। ये करेगा क्या, कॉपर सॉलिड के रूप में जो रॉड पर है वो सोल्यूशन में जाएगा, कॉपर 2+ आयन एक्वस के रूप में जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। आप इस तरीके से यहां पर देख रहे हैं सोल्यूशन में धीरे धीरे करके कॉपर आयंस के नंबर बढ़ते जाएंगे। ये जो कॉपर आयन धीरे धीरे एक्वस सोल्यूशन में जा रहा है ना, वो कॉपर आयन आप समझ सकते हैं यहां पर कॉपर आयन है। ये कॉपर आयन करेगा क्या, आप समझें। यहां कॉपर आयन सोल्यूशन में जाएगा और वही कॉपर आयन धीरे धीरे करके ये अपने दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाकर के डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ये एनोड से रिलीज हो रहा है और कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। ये इसमें डिपोजिशन की जो प्रोसेस है और एनोड से निकल करके कैथोड पर डिपॉजिट होने की घटना को आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इससे प्यूरिफाई कर सकते हैं। चाहे तो धीरे धीरे देखेंगे ये कैथोड धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ने लगती है, ये धीरे धीरे थिक होने लगेगा और जो एनोड की प्लेट है चूंकि उससे ये कॉपर निकलने लगा है इसलिए एनोड की प्लेट पतली होती जाती है। अगर कैथोड की प्लेट प्योर रखी जाए तो आप समझ सकते हैं ना कि प्योरली कॉपर यहां कलेक्ट होते जाएंगे और अगर इम्प्योर कॉपर की बात करें उसको अगर एनोड बनाया जाए तो आप समझ सकते हैं ना इम्प्योर एनोड की प्लेट अगर हमने बनाया है तो धीरे धीरे यहां से जो इम्प्योर इस कॉपर की प्लेट के कॉपर आयंस होंगे वो तो निकल जाएंगे और यहां पर बॉटम पर जो इंप्योरिटी होगी जैसे जैसे ये गलेगा वैसे वैसे आप समझ सकते हैं ना ये आयंस तो आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर इलेक्ट्रोड्स के बॉटम पर, एनोड के इलेक्ट्रोड्स के बॉटम पर आपको एनोड मड के रूप में इंप्योरिटी का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इंप्योरिटी के रूप में आकर के कलेक्ट होने लगेंगे। जो भी इंप्योरिटी होगी वो यहां बॉटम पर कलेक्ट हो जाती है जिसको हम एनोड मड के रूप में जानते हैं। तो एनोड मड का नाम क्या होता है, एनोड मड कहां मिलता है, इसका एप्लीकेशन कहां पर है, इन सारी चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, वहां पर एलिमेंट्स के प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, मेटलर्जी के टॉपिक में इन सारी चीजों को हमें पढ़ने का मौका मिलता है। तो जो हम यहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किए हैं स्लाइड पर देखें यहां पर कौन सी घटना हो रही है और आप समझ सकते हैं कॉपर आयन ही जा करके ये ऑक्सीडाइज होगा। एनोड की प्लेट से जो होने वाली रिएक्शन है उसमें आप देखेंगे सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन कोई भी जाकर के ऑक्सीडाइज नहीं होने जाएगा, कॉपर एटम ही एनोड से निकलेंगे और वो जाकर के ऑक्सीडाइज होंगे। इस बारे में आपकी जानकारी है और यही बात हम समझने की कोशिश करेंगे मेटलर्जी में आखिर कैसे एनोड की प्लेट और कैथोड की प्लेट पर रिएक्शन होता है। थिन शीट ऑफ कॉपर जो कैथोड के रूप में बनाई जाती है प्योर कॉपर की होती है और इस दौरान हम सोल्यूशन जो लेते हैं वो आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में होता है। यहां पर इंप्योर कॉपर को एनोड बनाया जाता है जो थिक ब्लॉक के रूप में होगा, आप समझ सकते हैं टैंक होता है और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है एनोड मड के रूप में इंप्योरिटीज देखने को मिल जाती है। ये सारे के सारे प्रोसेस बैटरी से जोड़े जाने की वजह से हो पाता है और मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से समझ में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बात पूछी जा सकती है, मेटलर्जी का भी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी ये कॉन्सेप्ट है, दोनों जगहों पर इस चीज का एप्लीकेशन आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगले लेवल पर हम बात करेंगे आयंस के मूवमेंट्स पर और वहां पर ओम्स लॉ को कैसे समझा जा सकता है उसको हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।